गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज चल रहा था हमारा। इसमें नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं फर्मी एनर्जी। देखिए फर्मी एनर्जी क्या होती है। 0 केल्विन टेम्परेचर पर एक ऊर्जा स्तर तक सभी अवस्थाएं इलेक्ट्रॉन से भरी होती हैं। इस ऊर्जा स्तर को फर्मी लेवल कहते हैं। मतलब कि परम शून्य ताप पर जो इलेक्ट्रॉन अवस्थाएं हैं वो एक पर्टिकुलर लेवल तक फील्ड रहेंगी। मतलब कि ऐसा एक एनर्जी लेवल होगा, एक ऐसी एनर्जी की वैल्यू होगी जहाँ तक जिसके नीचे की वैल्यूज़ को इलेक्ट्रॉन अक्वायर कर सकता है या जिन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन रह सकता है, उस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल को क्या कहा जाता है? फर्मी एनर्जी लेवल कहा जाता है। इससे ऊपर वाली सभी अवस्थाएं रिक्त रहेंगी और इससे नीचे वाली सभी अवस्थाएं 0 केल्विन टेम्परेचर पर फील्ड रहेंगी। इसलिए EF फर्मी एनर्जी तक ऑक्यूपाइड मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर इकाई आयतन n की वैल्यू हम देंगे। सिंस जो अवस्थाएं हैं वो जीरो एनर्जी से लेकर EF एनर्जी तक, EF को हमने फर्मी एनर्जी को के रूप में कहा है। सो यहाँ तक जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स होंगी उनका हम ऊर्जा अंतराल DE पर समाकलन करेंगे। सो यहाँ पर हमने ZE का वैल्यू रखा है पिछले डेरिवेशन से। ZE की वैल्यू हमने रखी है π/2 8m/h² 3/2 e की पावर हाफ, और DE पर हमने इसका समाकलन करा है। यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हम बाहर ले लेंगे और E की जो वेरिएंट है उनको हम अंदर रखेंगे। लिमिट लगा देंगे 0 से EF। फाइनली हमारे पास EF की पावर 3/2 को हम एक साइड में ले लेंगे क्योंकि हमें EF की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारा EF की वैल्यू जो आएगी टोटल वो क्या आएगी? h²/8m 3n/π पावर 2/3। यहाँ पर आप देख सकते हैं h जो है प्लांक नियतांक है, m इलेक्ट्रॉन का मास है, कैपिटल N क्या है? फर्मी एनर्जी तक ऑक्यूपाइड मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है पर इकाई आयतन में। पर इकाई आयतन में कि फर्मी एनर्जी तक कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं उनकी संख्या बता रहा है n, पाई हमारा नियतांक है ही। तो यहाँ पर हम देखें तो EF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n⁻²/3 एंड दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आपका डेरिवेशन है, फॉर्मूला है कि EF n के ऊपर किस तरह से डिपेंड करता है या n EF के ऊपर किस तरह से डिपेंड करती है। तो आप ये भी देख सकते हैं रेसिप्रोकल कि n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EF पावर 3/2। ठीक है, अगर हम m h और पाई की वैल्यू इसमें पुट कर दें बिकॉज दीज आर ऑल आर कॉन्स्टेंट्स, तो EF की एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3.65 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 n की पावर 2/3 एंड दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट। ओके, सो जो एनर्जीज होती हैं इलेक्ट्रॉनिक लेवल की जो एनर्जीज होती हैं उनको हम कौन सी यूनिट में मेजर करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बिकॉज दीज आर वेरी स्मॉल इन वैल्यूज़। सो इनको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करेंगे, ना कि जूल में। ये बात ध्यान रखने की है। तो यहाँ पर हम पूरा फॉर्मूला भी ध्यान रखना आपको, लेकिन साथ ही साथ इसकी अगर न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो इनको हम सॉल्व आउट, जैसे आप एग्जाम में सॉल्व आउट करने ना बैठे बल्कि डायरेक्ट आप ये वैल्यू याद रख सकते हैं 3.65 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 एंड कैपिटल N की पावर 2/3 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ZE कैन बी रिटन एज ZE इक्वल्स टू 3/2 एंड E की पावर हाफ अपॉन EF की पावर 3/2। यहाँ से हमने क्या किया है कि देखिए ये जो हमारे पास वैल्यू आई है EF की जो फॉर्मूला है, यहाँ से हमने कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को EF की टर्म्स में रख लिया है एंड देन फाइनली हमने ZE में इन वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। तो ZE का हमारे पास इस तरह से ये एक फॉर्मेट मिल जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं फर्मी डिराक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब फर्मी डिराक के अकॉर्डिंग एनर्जी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है एनर्जी लेवल्स में। तो देखिए फर्स्ट फिगर जो हम देख रहे हैं वहाँ पर जब परम शून्य ताप है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर हम देख सकते हैं एट T इक्वल्स टू 0 पर, यहाँ देखिए T इक्वल्स टू 0 पर EF, यहाँ पर EF है, इससे पहले के सभी लेवल्स फिल है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1 बता रहा है। ये जो FE होता है ये हमें क्या बताता है कि किसी भी टेम्परेचर जिस पे हम बात कर रहे हैं उस पर
इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ई में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को बता रहा है। तो एक्स एक्सिस पर हमने वेरिएबल ई लिया है, मतलब एनर्जी की वैल्यू ली है ई, और वाई एक्सिस पर हमने प्रोबेबिलिटी ली है कि इलेक्ट्रॉन के उस ई एनर्जी स्तर में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हम देख सकते हैं कि ई एफ से नीचे के सभी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1 है, और जैसे ही ई एफ तक हम पहुंचते हैं, नेक्स्ट हमारी जो एफ ई की वैल्यू है ई एफ से आगे ग्रेटर देन ई एफ पे एफ ई की वैल्यू 0 हो जाती है। इसका मतलब कि ई एफ के नीचे के सभी जो ऊर्जा स्तर हैं वो भरे होंगे, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 1 है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन ई एफ के ऊपर के जो भी ऊर्जा स्तर होंगे वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 0 है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा किसी भी कंडीशन में। जो एनर्जी वैल्यू है ग्रेटर देन ई एफ के ऊपर इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की प्रायिकता 0 होगी। कोई भी क्वांटम प्रायिकता नहीं है वहाँ पर। तो ये परम शून्य तापमान की हम बात करते हैं। अगर हम परम शून्य तापमान से थोड़ा ऊपर जाते हैं, दैट मीन टी इज नॉट इक्वल्स टू 0 की हम बात करते हैं, तो क्या होता है ये हम फिगर 2 से देख सकते हैं। जो सेकंड फिगर हमारा, यहाँ पर आप देखिए जो ग्राफ था डैश वन, ये ग्राफ इस तरह से फ्लैट हो जाएगा, और अगर हम टी की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ वाले जो ऊर्जा स्तर हैं उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। मतलब कि ई एफ ग्रेटर देन, मतलब ई ग्रेटर देन ई एफ के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी, और ई लेस देन ई एफ के ऊपर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो 1 थी वो कम होती जाएगी। लेकिन देखिए यहाँ भी देखिए दोनों फिगर्स में एक चीज़ कॉमन है कि यहाँ पर जो E की वैल्यू 0 है, जब एनर्जी की वैल्यू 0 है वहाँ पर एफ ई की वैल्यू दोनों ही कंडीशंस में 1 है। इसका मतलब कि एनर्जी की वैल्यू जब 0 है, जब इलेक्ट्रॉन के पास कोई एनर्जी नहीं है, तो उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो वहाँ पर उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जो है पाया ही पाया जाएगा, क्योंकि ई जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 होती है तो उसका मतलब है कि वो कहीं भी, उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो अपने प्लेस को छोड़कर किसी दूसरे प्लेस पर मूव करे। सो दैट प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर फर्मी पार्टिकल्स, फर्मी पार्टिकल्स कौन होते हैं, क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं जिनकी स्पिन हाफ होती है, एंड फॉलोज पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये सब क्या होते हैं, फर्मी पार्टिकल्स होते हैं, इनकी स्पिन हाफ होती है और ये पाउलीज के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। सो इलेक्ट्रॉन फॉलो एफ डी स्टैटिस्टिक्स, ये फर्मी डायरेक्ट स्टेट्स को फॉलो करते हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन एफ डी के अकॉर्डिंग होता है, और इनका जो फीलिंग होता है, जो ऑक्यूपेशन होता है, जब ये एनर्जी लेवल्स में ऑक्यूपाई होंगे, दैट विल ऑल्सो बी अकॉर्डिंगली टू एफ डी स्टेट्स एंड पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। टेम्परेचर टी पर इलेक्ट्रॉन्स के ई एनर्जी स्टेट में स्थित होने की प्रायिकता एफ ई इक्वल्स टू, दैट इज गिवन बाय, जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा या वितरण फलन होगा, उसकी वैल्यू हम देंगे 1 ओवर ई रेज टू पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के बी टी प्लस 1। ये फर्मी डायरेक्ट का अकॉर्डिंग जो प्रायिकता है इलेक्ट्रॉन के किसी ई स्टेट में टेम्परेचर टी पर पाए जाने की, वो हम इस फॉर्मूले से देते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में वितरण भी दिया जाता है। एट टी इक्वल्स टू 0 केल्विन पर, देखिए अब हम जो फर्स्ट फिगर है इसको जस्टिफाई करते हैं। टी इक्वल्स टू 0 केल्विन पर क्या हो रहा है, जब ई लेस देन ई एफ है तो ई माइनस ई एफ की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि यहाँ पर ई एफ ग्रेटर देन ई है। सो ई माइनस ई एफ के बी टी की वैल्यू आएगी, अगर हम बहुत इनमें डिफरेंस रखते हैं, सो दैट विल बी, बिकॉज टी इक्वल्स टू 0 है, टी इक्वल्स टू 0 है तो ये क्वांटिटी इनफाइनाइट आएगी, लेकिन ई माइनस ई एफ माइनस नेगेटिव होने की वजह से दैट विल बी माइनस इनफाइनाइट, एंड ई रेज टू पावर माइनस इनफाइनाइट इज ऑलवेज 0। सो एफ ई की वैल्यू हमें मिलती है 1। इसका मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 टेम्परेचर पर जब E लेस देन ई एफ है तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 1 है। सो फॉर E लेस देन ई एफ, probability of occupation Fe equals to 1.
फॉर ई ग्रेटर देन ई एफ, अगर ई ग्रेटर देन है ई एफ से तो ई माइनस ई एफ इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ अपॉन के बी टी इक्वल्स टू ई रेज टू पावर प्लस इनफाइनाइट एंड दिस इज इनफाइनाइट, और इसकी जो एफ ई की वैल्यू होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। तो यही हमारा फिगर से भी हम समझ सकते हैं और इसको मैथमेटिकली हम इस तरह से समझ सकते हैं। अतः t बराबर 0 पर e माइनस ई इक्वल्स टू ई एफ तक के, दैट इज 0 से लेकर ई एफ तक के सभी ऊर्जा स्तर भरे हुए रहते हैं तथा उसके ऊपर के सभी ऊर्जा स्तर रिक्त रहते हैं। t इज नॉट इक्वल्स टू 0 पर, मतलब कि अन्य तापों पर e इक्वल्स टू ई एफ होने पर एफ ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर हम कहें t इज नॉट इक्वल्स टू 0 है और e की वैल्यू अगर ई एफ है, मतलब कि फर्मी ऊर्जा स्तर पर जो वितरण फलन होगा उसकी वैल्यू हाफ आएगी। अतः सभी तापों पर जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन एफ इक्वल्स टू हाफ होती है वो फर्मी ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। तो ये फर्मी ऊर्जा स्तर की एक डेफिनेशन के रूप में हम इसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एफ ई की वैल्यू क्या आ रही है? 0.5 आ रही है। यहाँ पर किसी भी तापमान पर आप देखेंगे तो वो तापमान पे यहीं से होकर जाएगा, मतलब कि हाफ एम्प्टी स्टेट्स यहाँ प्रोड्यूस होंगी और हाफ फिल्ड स्टेट्स यहाँ प्रोड्यूस होंगी, मतलब यहाँ पर अर्ध रिक्त होंगी और यहाँ पर अर्ध पूरित होंगी। तो इस तरह से बैलेंस बनेगा और यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी आएगी ई इक्वल्स टू ई एफ के ऊपर, वो प्रोबेबिलिटी हाफ हो जाएगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक सोमरफेल्ड का विद्युत चालकता का सिद्धांत। तो देखिए सोमरफेल्ड ने इसी फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन को या फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को आधार माना। पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को उन्होंने अपने इस सिद्धांत में इंक्लूड किया और अपना एक नया सिद्धांत चालकता के लिए दिया। 1928 में सोमरफेल्ड ने धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के समूह को अपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस माना, डीजेनरेट इलेक्ट्रॉन गैस माना, जो कि जिनके ऊर्जा स्तर विविक्त होते हैं, संतत नहीं होके क्या होते हैं, विविक्त होते हैं। ऊर्जा वितरण फलन अकॉर्डिंग टू एफ डी स्टेट्स को फॉलो करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन गैस पर बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता है, जब इलेक्ट्रॉन गैस पर कोई भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक या लॉरेंज फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो जो सिस्टम है इलेक्ट्रॉन गैस का वो क्या रहता है? साम्यावस्था में, इक्विलिब्रियम में रहता है। ये इसका मतलब क्या होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसेस दैट इज इक्विवेलेंट टू बैकवर्ड रिएक्शन प्रोसेस। तो साम्यावस्था का मतलब यही होता है कि टोटल अट्रैक्शन फोर्स दैट इज इक्विवेलेंट टू टोटल रिपल्सिव फोर्सेस, दैट मीन फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसेस इक्वल्स टू बैकवर्ड रिएक्शन प्रोसेस। जब इलेक्ट्रॉन गैस पर बाह्य बल आरोपित किया जाता है तो कुछ समय पश्चात स्टेडी स्टेट, मतलब कि स्थायी साम्यावस्था को प्राप्त हो जाता है सिस्टम। स्थायी साम्यावस्था जाती है। जब हम बल लगा रहे हैं तो हमने देखा था बल लगाने पर क्या होता है कि सभी इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव करते हैं और उस डायरेक्शन में आने वाले सभी आयन कोर्स से ये टक्कर करते हैं। टक्कर करने के बाद ये क्या करते हैं? अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट लॉस करते हैं और सभी एक नियत वेग वीडी से मूव करते हैं। तो वो जो स्टेट होती है, वो जो अवस्था होती है इस सिस्टम की, उस निकाय की, उसे हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पर स्टेडी स्टेट कह रहे हैं। दैट मीन नो प्रोसेस विल अकर आफ्टर दैट। जब इलेक्ट्रॉन गैस पर बाह्य बल लगाया जाता है तो निकाय के वितरण फलन में परिवर्तन आता है, तो जो कि आएगा ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कंडीशंस चेंज होती हैं। क्योंकि बिफोर अप्लाइड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के पास क्या था? इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री थे और उस डायरेक्शन में वो आयन कोर से भी टक्कर कर रहे थे, अदर इलेक्ट्रॉन से भी टक्कर करेंगे। ठीक है, तो जब हम बाह्य बल लगा देते हैं तो उससे निकाय की एनर्जी कंडीशंस में डिफरेंस आता है और इसकी वजह से निकाय के वितरण फलन में भी परिवर्तन आता है। तो सोमरफेल्ड यूज्ड बोल्ट्जमैन ट्रांसपोर्ट इक्वेशन एंड वी ऑलरेडी हैव डन दिस। दिस इज द बोल्ट्जमैन ट्रांसपोर्ट इक्वेशन, दिस इक्वेशन। यहाँ पर हम ये चेंज करेंगे कि एफ को हम रिप्लेस करेंगे बाय द लोरेंज फोर्स दैट इज माइनस क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी एंड द फाइनल लोरेंज बोल्ट्जमैन ट्रांसपोर्ट इक्वेशन ये हम इस फॉर्मूले से देंगे, नीचे जो फॉर्मूला है। नेक्स्ट हम यहाँ पर डी एफ अपॉन डी टी को हम लिखेंगे, दिस इज एफ नोट माइनस एफ नोट जो साम्यावस्था स्थिति में वितरण फलन है एंड एफ है तो समय पश्चात जो स्टेडी स्टेट में स्थायी अवस्था में वितरण फलन है।
तो ये फॉर्मूला हम इससे देंगे, तो यहाँ पर देखिए V, ये है बोल्ट्जमैन ट्रांसपोर्ट इक्वेशन, V डॉट डेल आर एफ माइनस ई, ये लॉरेंज फोर्स हमने दे दिया, क्यू की जगह हमने इलेक्ट्रॉन चार्ज लिख दिया E, एंड दिस इज इक्वलेंट टू माइनस एफ नोट अपॉन टो, जहाँ पर F निकाय की स्टेडी स्टेट में वितरण फलन होगा और F नोट साम्यावस्था में होगा। नेक्स्ट देखिए, लेट विद्युत क्षेत्र E एक्स डायरेक्शन में अप्लाई किया गया है, सो E इक्वलेंट टू आई कैप ई एक्स, और बी को हमने ज़ीरो माना है कि हमने लॉरेंज फोर्स में मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन नहीं माना है, तो दैट मीन ओनली एक्सटर्नल फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वी डॉट डेल आर एफ माइनस ई एक्स डेल एफ और डेल पी एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ नोट अपॉन टो। सिंस पदार्थ जो है समांगी है तथा नियत ताप पर है, पदार्थ को हमने क्या माना है कि सभी डायरेक्शंस में वो उसका वितरण एक जैसा है और नियत ताप पर है, उसका टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट है उसके हर एक पार्ट में। स्थायी अवस्था में वितरण फलन सब स्थानों पर समान होता है। अगर हम स्थायी अवस्था की बात करते हैं तो वहाँ उस कंडीशन में जो वितरण फलन होता है वो पदार्थ समांगी होने की वजह से सभी स्थानों पर समान होगा। सो डेल आर एफ इक्वल्स टू ज़ीरो कर दिया, क्योंकि जो ग्रेडियंट आर है दैट इज ऑन एसोसिएटेड विद द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। तो पोजीशन का मतलब हो गया सभी स्थानों की हम बात कर रहे हैं, तो ये पोजीशन से रिलेटेड है। तो पोजीशन स्पेस में डेल आर एफ जो होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि वितरण फलन में कोई परिवर्तन नहीं है। सो हमारे पास जो रिमेनेंट पार्ट होगा दैट इज ई एक्स डेल एफ ओवर डेल पी एक्स इक्वल्स टू एफ माइनस एफ नोट अपॉन टो। एफ माइनस एफ नोट इक्वल्स टू हो गया, टो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, सो ई एक्स टो डेल एफ और डेल पी एक्स। Since electric field Ex is very small, we have taken, and F minus F नोट is also very small, क्योंकि दोनों में जो अंतर होता है साम्यावस्था में और स्थायी अवस्था में, ये भी बहुत ही स्मॉल होता है। सो वी कैन टेक डेल एफ और डेल पी एक्स एज डेल एफ नोट ओवर डेल पी एक्स, क्योंकि एफ और एफ नोट को हमने बहुत स्मॉल माना है, दैट मीन कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं माना है। सो एफ माइनस एफ नोट को हमने लिख दिया ई एक्स टो डेल एफ नोट ओवर डेल पी एक्स। इन मोमेंटम स्पेस में डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड एक वॉल्यूम एलिमेंट होता है। मोमेंटम स्पेस में बात करेंगे तो तीनों जो एक्सेस होती है एक्स वाई जेड वो पी एक्स पी वाई पी जेड से डिनोट होती हैं, और जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है जो पोजिशन स्पेस में जिसको हम डी एक्स डी वाई डी जेड लेते हैं, मोमेंटम स्पेस में हम लेंगे डी पी एक्स डी पी वाई एंड डी पी जेड। So number of quantum numbers with spin in the volume element dpx, dpy, dpz per unit volume, that will be this is given by 2 over h cube dpx, dpy and dpz। देखिए यहाँ पर 2 क्यों आया है? 2 आया है दोनों स्पिन्स के लिए, क्योंकि आप जानते हैं एक पॉजिटिव स्पिन होती है एक नेगेटिव स्पिन होती है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो दो तरह से इलेक्ट्रॉन की स्पिन हो सकती है, इसलिए यहाँ पर 2 नंबर दिया है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वांटम नंबर्स विद स्पिन हमने बात करी है। और डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड एक वॉल्यूम एलिमेंट का वॉल्यूम है, एंड एच क्यूब हमारा क्या है? टोटल वॉल्यूम है एक सेल का। मोमेंटम स्पेस में एक सेल का जो टोटल वॉल्यूम दिया जाता है वो दिया जाता है एच क्यूब से, वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल दैट इज गिवन बाय एच क्यूब। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स हम निकालेंगे, तो टोटल क्वांटम स्टेट्स कितनी होंगी, टोटल क्वांटम नंबर्स कितने होंगे, तो एक छोटे वॉल्यूम में हम इसका बड़े वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी बड़े वॉल्यूम को डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड हमारा वॉल्यूम इंटरवल है, तो इस वॉल्यूम इंटरवल में टोटल सेल्स कितनी होंगी, तो एक सेल के वॉल्यूम से हम इसको डिवाइड कर देंगे। और 2 इसलिए लगाया क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की 2 स्पिन्स के लिए। एफ नोट जो है वो इक्विलिब्रियम में है विदाउट ई एक्स, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है। सो दिस इज एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्वांटम नंबर को शो कर रहा है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द वॉल्यूम एलिमेंट इज गिवन बाय, तो हम ये जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स थी इनको मल्टीप्लाई कर देंगे एफ नोट से, क्योंकि ये एफ नोट क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्वांटम नंबर। तो टोटल क्वांटम नंबर से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ जाएंगे। एफ जो है स्टेडी स्टेट में है विद एक्स, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है, तो सो दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्वांटम स्टेट व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड और इन स्टेडी स्टेट। सो देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द वॉल्यूम एलिमेंट, तो इससे एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे।
सिंस इस मोमेंटम वॉल्यूम एलिमेंट से प्रवाहित आवेश की मात्रा पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होगी? जो मोमेंटम वॉल्यूम एलिमेंट है उससे प्रवाहित आवेश की मात्रा अब हम निकालना चाहें तो डी क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा -2E/h³ F माइनस एफ नोट। फाइनल जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है माइनस जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया था, माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हमने इसे -E चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का है उससे मल्टीप्लाई कर दिया है और बाकी जो फैक्टर्स है वो कॉमन आ गए हैं। यदि EX की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन वेग VX से गति करते हैं तो X दिशा में कुल धारा घनत्व JX इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेट VX DQ, VX DQ को हम इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, सो JX इक्वल्स टू यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे DQ की, और जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी वो x दिशा में ही होगी क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाया, x दिशा में लगाया। सो JX इक्वल्स टू -2E/h³ m बाहर ले लिया मैंने, VX की VX को, अच्छा VX को मैंने लिख दिया है P/m या PX/m। सो m बाहर आ गया, PX अंदर है और यहाँ हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया है। फाइनल जो मेरे पास वैल्यू आएगी यहाँ पर देखिए क्या किया, PX dPX dPy dPz F माइनस एफ नोट की वैल्यू मैंने यहाँ पीछे निकाली, F माइनस एफ नोट की वैल्यू EX टो डेल एफ नोट अपॉन डेल PX, यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी और PX स्क्वायर प्लस PY स्क्वायर प्लस PZ स्क्वायर को हम P स्क्वायर लेते हैं ओवरऑल। सो इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया तो 2P डेल P इक्वल्स होगा 2PX डेल PX, तो ये बच गया P डेल P इक्वल्स टू PX डेल PX। गोलीय सममिति से जब त्रिज्या P व मोटाई डेल P के गोलीय कोश का आयतन हम निकाले, हमने एक गोला मान लिया जिसकी त्रिज्या P है और जिसकी मोटाई dP है, वो गोलीय कोश मान लिया हमने, उसका आयतन कितना होता है dPx dPy dPz इक्वल्स टू 4πP स्क्वायर डॉट dP। मतलब कि जो आंतरिक शेल है उसका क्षेत्रफल 4πP स्क्वायर हो गया और मोटाई से गुणा कर देंगे तो गोलीय कोश का आयतन आ जाएगा। सो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व कर लिया है और सॉल्व करने के बाद मेरे पास यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। ये हमारे पास फाइनली आ गया फॉर्मूला JX JY और JZ का, तो तीनों का हमने तीनों डायरेक्शन में निकाल लिया। JX है जब इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने X डायरेक्शन में लगाया, JY जब इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई डायरेक्शन में लगाते हैं और JZ जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को Z डायरेक्शन में लगाया। देन माध्य धारा घनत्व जो J हम निकाले अगर ओवरऑल तो वो हो जाएगा, तीनों को ऐड करके 3 से हम डिवाइड कर देंगे तो औसत धारा घनत्व की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर हमने इसे फाइनलाइज कर लिया है एंड देन गतिज ऊर्जा की टर्म में हमने इसे E के वेरिएंट में हमने इसे चेंज कर लिया फाइनली। और इसके बाद में देखिए यहाँ तक हमने J के फॉर्मूला निकाल लिया लास्ट में। देन मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के लिए एवरी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से ये एफ नोट का फॉर्मूला होता है, डेल एफ नोट अपॉन डेल ई की वैल्यू हमने निकाल ली। डेल एफ नोट अपॉन डेल ई की वैल्यू हमें इंटीग्रेशन में ज़रूरत है तो हमने यहाँ से वैल्यू निकाल ली। ऊर्जा वितरण फलन एफ नोट तथा ई के बीच ग्राफ खींचने पर ये जो ग्राफ है ये क्या बताता है हमें, एफ नोट तथा ई के बीच में अगर हम कर्व खींचते हैं तो व्हेन के बी टी इज़ वेरी वेरी लेस देन फ्रॉम ई एफ, जो के बी टी जो है टी टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को व्यक्त कर रहा है, ये अगर फर्मी एनर्जी से बहुत ही कम है तो एफ नोट 1 माइनस एफ नोट इज टेकन एज नेग्लिजिबल ऑन अदर वैल्यूज ऑफ ई। एट ई इक्वल्स टू ई एफ के ऊपर एफ नोट 1 माइनस एफ नोट इज मैक्सिमम एंड जब एफ नोट 1 माइनस एफ नोट अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू के बी टी एंड डिराक डेल्टा ई माइनस ई एफ, हम इसे फाइनल लिख सकते हैं। इस फैक्टर को एफ नोट 1 माइनस एफ नोट को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि के बी टी डेल्टा डिराक डेल्टा ई माइनस ई एफ व्हेन के बी टी इज़ वेरी वेरी लेस देन ई एफ। तो ऊपर की जो दोनों कंडीशंस हैं, दोनों केसेस हैं, उनको ये फुलफिल करता है। सो डेल एफ नोट अपॉन डेल ई को हम लिख सकते हैं माइनस डेल्टा ई माइनस ई एफ। जब हम एफ नोट 1 माइनस एफ नोट की ये जो वैल्यू है ये वाली, ये हम यहाँ पुट करेंगे तो
तो KBT से KBT कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन बचेगा विद नेगेटिव साइन। सो J की वैल्यू, J में वैल्यू पुट कर देंगे बाय डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और J की जो फाइनल वैल्यू होगी इंटीग्रेशन जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन वगैरह यूज़ करके, तो हमारे पास वैल्यू आएगी NE² टो EF इसलिए अब ब्रश्ड इलेक्ट्रॉन गैस की विद्युत चालकता क्या हो जाएगी, सिग्मा इक्वल्स टू J/EX होती है। तो यहाँ से J/EX को हम J की नीचे ले जाएंगे। सो फाइनली वी गॉट NE² टो EF। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंडक्टिविटी। अतः केवल उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का माध्यम मुक्त पथ चालकता में कंट्रीब्यूट करेगा जो इलेक्ट्रॉन्स फर्मी लेवल पर होंगे, और उससे अधिक अगर वैल्यू पे हम देखेंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स माध्यम मुक्त पथ चालकता में कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। मीन फ्री पाथ ऑफ फर्मी लेवल, एट फर्मी लेवल पर लैम्डा एफ की वैल्यू देंगे, वो देंगे हम VF टो EF। हियर टो इज ए फंक्शन ऑफ EF एंड EF इज कांस्टेंट। हियर टो इज फंक्शन ऑफ EF और EF यहाँ पर कांस्टेंट होता है। सो टो की जो टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी है वो नहीं है यहाँ पर। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी VF का फॉर्मूला हम रख देंगे NE² लैम्डा एफ अपॉन M VF। यहाँ पर हमने क्या किया है NE² अपॉन M और टो की जगह हमने रख दिया है लैम्डा एफ अपॉन VF। ओके, हियर लैम्डा एफ इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। लैम्डा एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आता है T के, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ VF का जो टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी वही लिया है हमने और टो की टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि ये जो टो है वो किस पर है, हर एक एनर्जी पर नहीं होकर किस पर है, केवल फर्मी एनर्जी के ऊपर है। और फर्मी एनर्जी पर टो जो EF है वो कांस्टेंट होती है, इसलिए टो भी कांस्टेंट होगा। इसे फंक्शन ऑफ EF, सो दिस इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। सो सिग्मा की वैल्यू हमारी आ गई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T और प्रतिरोधकता हमारी आ गई प्रोपोर्शनल टू T। तो इलेक्ट्रॉन गैस के सोमरफेल्ड मॉडल के अकॉर्डिंग हमारी जो प्रतिरोधकता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा किसी मेटल का, तो कंडक्टिविटी उसी प्रोपोर्शन में कम होती जाएगी और प्रतिरोधकता उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज होती जाएगी। सो यही प्रैक्टिकली देखने को मिलता है। इसलिए सोमरफेल्ड का जो FT स्टेट्स को यूज़ करके क्वांटम थ्योरी को बेस्ड बना के जो थ्योरी उन्होंने दी, सिद्धांत उन्होंने दिया, दैट इज़ ऑलमोस्ट फिक्स ऑन द मेटल प्रॉपर्टीज़, मेटल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। तो देन इलेक्ट्रॉन गैस के सोमरफेल्ड मॉडल के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स इसको हम PDF में देख लेंगे। एंड नेक्स्ट हम सुपर कंडक्टिविटी देखते हैं। सुपर कंडक्टिविटी हम लेंगे इसमें। थैंक यू।